चलो ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्यों पढ़ूं मैं ये चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई? सर जब तक वैल्यू नहीं पता चलेगी जीएसटी का परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो एक स्टूडेंट बोला सर अगर गलत वैल्यू पता चल गई तो दिक्कत है। हाँ, ज्यादा वैल्यू हो गई तो जीएसटी ज्यादा दे दोगे, कम वैल्यू हो गई तो जीएसटी कम दोगे। ज्यादा दोगे तो दिक्कत नहीं है, कम दे दिए तो दिक्कत है, फिर आके गवर्नमेंट खाने भर का दे देगी सर आपको। बेटर है ना कि सर सही वैल्यू पता चले। तो ये चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते सर, हमें सही रियल वैल्यू पता चलना चाहिए कि किस वैल्यू पे जीएसटी का परसेंटेज अप्लाई होना है। ठीक है, मस्त इजी सा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर और इजी सा चैप्टर है। सर हम जीएसटी में वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? एज पर सेक्शन 15 डिसाइड करते हैं, और सेक्शन 15 बोलता है भैया कि आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है। मैं बोला ये क्या होता है? बोले सिंपल है सर, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस वैल्यू पे कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है। मैं बोला वाह, एग्जाम में तो वो मेरे को मार्केट वैल्यू देता है। बोले वो तो कुछ भी देगा, तुम क्यों ले लेते हो भाई? मार्केट वैल्यू वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, लो मत। आपको क्या लेना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू आप तभी लोगे जब ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई होती है, और इंटर वालों के लिए तो ये तीनों सैटिस्फाइड ही होती है सर, कि सर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए फॉर द सेट गुड्स, सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्योंकि रीजन ये, इंटर वालों पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, इसीलिए ये तीनों कंडीशन डीम्ड मानी जाती है कि कंप्लाई हो गई है। फाइनल वालों में नहीं होता सर, फाइनल वालों की थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। क्लियर? एक बार हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चली, उसमें कुछ चीजें प्लस और कुछ चीजें माइनस। तो पहले प्लस वाली चीजें देखते हैं, आराम से एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इंक्लूजन्स में सबसे पहला दिया हुआ है टैक्सेस। सर टैक्सेस में कौन से आते हैं? सर म्युनिसिपल टैक्स, देखो आप लोग नोट नहीं कर रहे हो, इसी को नोट्स बोलते हैं सर। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है सर, ड्यूटीज में कौन सी आ जाएगी सर? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, या कोई भी ड्यूटीज, यार कोई भी ड्यूटीज अदर देन जीएसटी ना, जीएसटी मत डाल देना सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हटा देना, क्योंकि जीएसटी तो निकालने बैठे हैं अपन। सर ड्यूटीज, कोई भी ड्यूटीज हो सकती है सर। सेस, कोई भी सेस, कोई भी सेस चार्ज कर दिया गया हो, कोई भी सेस। फीस, सर कोई भी फीस, कोई भी फीस। सर चार्जेस, कोई भी चार्जेस। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो सर, ये बहुत समझो अच्छे से। टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस, कोई भी ऐड हो जाएंगे एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्यों नहीं ऐड होते? मेरे भाई यही तो निकालने बैठा है, इसको ऐड कर देगा तो डबल टैक्स नहीं हो जाएगा, इसलिए ये ऐड नहीं होते। इसके अलावा सब आज तक एग्जाम में क्या क्या है? म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ठीक है, और क्या आया हुआ है? और नहीं, जनरली यही आया है, यही एग्जाम में आया है सर, इतना ही आया है अभी तक तो। बट मैं आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ भी आए सर, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज, कोई भी हो अदर देन जीएसटी, सब ऐड कर देना, अदर देन जीएसटी सब ऐड कर देना, सब। ठीक है, जीएसटी ऐड नहीं होगा, जीएसटी वैल्यू में ऐड नहीं होगा इफ चार्ज्ड सेपरेटली। इफ चार्ज सेपरेटली का मतलब समझ रहे हो सर? मतलब सर आप जब भी कभी गुड्स लेने जाएंगे तो आप देखेंगे सर गुड्स की वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें ऐसे लिखा था प्लस सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, मतलब सॉरी एसजीएसटी, ऐसे लिखा हुआ रहता है। अलग से टैक्सेस शो करते हैं सर। अगर कोई पर्सन अलग से टैक्सेस शो नहीं किया, अगर कोई पर्सन अलग से टैक्सेस शो नहीं किया तो इसको भी वैल्यू में ऐड कर देना। तो सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? आपको एग्जाम में बताएगा, ऐसे लिखता है सर, जीएसटी टैक्सेस नॉट चार्ज सेपरेटली। अगर नॉट चार्ज सेपरेटली बोलेगा ना तो वैल्यू में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। यही सब तो नोट्स बनाओ सर, इन्हीं को नोट्स बोलते हैं सर, और कुछ नहीं होता है अलग नया, यही नोट्स है। अगला, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडेड। सर टीसीएस नहीं आएगा सर,
टीसीएस नहीं आएगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसको ऐड मत करना सर। क्लियर, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अमाउंट इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सर ये क्या होता है, एकदम सिंपल है, एक सप्लायर एक रिसिपिएंट है ना, और एक मान लो थर्ड पार्टी है। सर सप्लायर की ड्यूटी थी उसको पैसा देना, थर्ड पार्टी को। सप्लायर ने रिसिपिएंट को बोला ए भाई सुन ना, मेरे बदले तू पैसा दे दे। तो रिसिपिएंट भाई साहब थर्ड पार्टी को पैसा दे दिया, किसके भी आप में, सप्लायर के भी आप में। सरकार बोली इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ में पे नहीं करता, अपने ही नाम से पे कर लेता है, सप्लायर के बिहाफ में पे नहीं करता। सर एक आध एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं ये आपको कैलकुलेटर भेज रहा हूं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, यार ट्रांसपोर्टर को ना 500 रुपए तो दे देना, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी थी ट्रांसपोर्टर को देने की, बट मैंने आपको बोला आप मेरे बिहाफ में दे देना, तो आपने ट्रांसपोर्टर को मेरे बिहाफ में पे कर दिया, तो ये वैल्यू में क्या हो जाएगा, 500 रुपए ऐड हो जाएगा। अमाउंट इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर ऐड हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, पक्का, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर रिसिपिएंट अपना खुद खर्चा करता है। मतलब जैसे आपको ये कैलकुलेटर मिल गया, अब आपको ये कैलकुलेटर मिला, आप बोले यार नया कैलकुलेटर है, साला पूरा सीए में चलाऊंगा, जाता हूं कवर वगैरह लगवा के आता हूं सर। अब बात आती है, अगर आप इसमें कवर का खर्चा कर रहे हो, क्या ये वैल्यू में ऐड होगा, नहीं सर, ये रिसिपिएंट अपने भी आप में इंकर कर रहा है सर, ये ऐड नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको, बैठा ये दिमाग में। आगे देखो, अगला दिया हुआ है इंसिडेंटल एक्सपेंस। सर कोई भी गुड्स डिलीवर करने के पहले के खर्चे, कोई भी गुड्स डिलीवर करने के पहले के खर्चे, चाहे वो कमीशन हो, पैकिंग हो, इंस्पेक्शन हो, सर्टिफिकेशन चार्जेस हो, इंस्टॉलेशन हो, टेस्टिंग हो, आउटवर्ड फ्रेट हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो, कोई भी गुड्स डिलीवर करने के पहले के खर्चे सब ऐड कर देना, डिलीवर करने के पहले के खर्चे। अब इसमें ना मेरे को आपको दो बातें सिखानी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखानी है मेरे को, और वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा याद रखना, इसके भी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ये तो मेरी कॉम्पैक्ट बुक है, और कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं इसके बड़े प्यारे से, वो कुछ टाइम पीरियड बाद प्रोवाइड करूंगा। पर अभी देखो सर ये सब चार्जेस आप ऐड करेंगे बिफोर डिलीवरी के। अब कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है ना सर, दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ठीक है। कोई भी पर्सन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है ना, तो दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ये मैं आपको समझाता हूं सर, ठीक है। सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक होता है सर एफओआर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर एफओआर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो उस केस में आप फ्रेट प्लस इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ेंगे, ऐड कर लेंगे सर, दोनों को ऐड करेंगे। और अगर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट रहा तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखता हूं, फ्रेट एक्सपेंस नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। फ्रेट का खर्चा आप नहीं जोड़ते हैं, आप सिर्फ इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ना आईटीसी चैप्टर में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा सर। वैसे अभी तो शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सप्लायर रिसिपिएंट, अगर ये दोनों एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं तो सर सप्लायर रिसिपिएंट को बोलता है सुन भाई, माल मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, यहीं पर मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ। रिसिपिएंट को बोलता है तेरे को ले जाना है ले जा, नहीं तो आग लगा दे, तू यहीं से लेके जाएगा, मैं तेरे पास डिलीवर नहीं करूंगा। तो सर सप्लायर जैसे ही गुड्स बना के तैयार करता है अपने फैक्ट्री में रखता है, वैसे ही गुड्स क्या हो जाता है, मान लिया जाता है कि सप्लाई हो गया है। इसीलिए इस केस में जब सप्लायर रिसिपिएंट के पास गुड्स डिलीवर नहीं करता है, रिसिपिएंट खुद अपनी कन्वीनियंस में वो गुड्स को लेके जाता है, तो सरकार बोलती है इस केस में जो फ्रेट का खर्चा है वो वैल्यू में नहीं आएगा। बात समझ आई? ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बताया है तो यही कंसेप्ट, बट आईटीसी में इसको और लंबा डिक्लेयर मतलब
डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि आईटीसी में इसका रिलेवेंस ज़्यादा है सर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। वैसे पता है अभी इंस्टीट्यूट मजे लेने लगी है सर। एक पॉइंट है जिसमें इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, और बहुत छोटा सा पॉइंट है बट कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। मान लो सप्लायर ने कोई गुड से रिलेटेड कोई खर्चा किया, और वो पैसा अगर वो रेसिपिएंट से नहीं लिया, एकदम सिंपल है, सप्लायर ने, मान लो मैं सप्लायर इस कैलकुलेटर का, मैं इस गुड्स में कुछ खर्चा किया और उसका पैसा रेसिपिएंट से चार्ज नहीं किया। अब बात ये हो रही है सर, क्या ये खर्चा, क्या ये वैल्यू में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लॉजिकली नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिकली भी नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? बेसिक फंडा है सर कि कोई भी खर्चा या कोई भी चार्जेस या कोई भी चीज तभी आती है जब आप रिसिपिएंट से वो चीज के चार्जेस के पैसे रिकवर करो। अगर आप रिसिपिएंट से वो चीज रिकवर ही नहीं कर रहे तो वो वैल्यू में क्यों आएगा? बहुत छोटी बात बोल के निकला, पर बहुत बवाल बात है। कितने ही क्वेश्चन पे इससे अटकते हैं लोग स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, ऐसा लिखा रहता है सर कि सप्लायर इनकर्ड दिस एक्सपेंस एंड हैज नॉट बीन रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट। अब एक स्टूडेंट बोलता है अरे यार हम तो सीख के आए थे बिफोर डिलीवरी हर खर्चा जोड़ना है, जोड़ साले इसको भी। अरे भैया, जब आप रिसिपिएंट से उस चीज का पैसा ही नहीं लिए तो आप कैसे ऐड कर दोगे? ऐड तो तब कर पाओगे ना जब रिसिपिएंट उस चीज का पैसा देगा। अरे पैसा ही नहीं देगा तो क्यों ऐड करोगे? बात समझ आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये बड़ा जबरदस्त है सर। इसको आप लेट पेमेंट के नाम से भी जानते हो, पेनल्टी के नाम से भी जानते हो, अलग अलग नाम से जानते हो। ठीक है, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ये होता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है सर, क्या वैल्यू में ऐड होता है? डेफिनेटली वैल्यू में ऐड होता है। कुछ इसमें डाउट है स्टूडेंट्स को। सबसे पहला, सर क्या इस इंटरेस्ट अमाउंट पे जीएसटी इंक्लूडेड होता है? हाँ सर, कुछ क्वेश्चन में ना बोले तो ये मान के चलेंगे आप इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? आपको इस इंटरेस्ट में से जीएसटी का अमाउंट हटाना पड़ेगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर इंटरेस्ट के चार्जेस 5000 है और 18% जीएसटी है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, जो वैल्यू आएगी इसको आप ऐड करेंगे। सर क्वेश्चन में बताता है क्या कि इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन में नहीं बताता। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इंक्लूडेड मानेंगे, क्वेश्चन में लमसम लिखा हुआ है तो भी इंक्लूडेड मानेंगे। सर यही सब बात तो नोट करनी होती है, आप कर रहे हो कि नहीं पता मुझे। और अगर सप्लायर ये चार्जेस वेव कर दे तो फिर वैल्यू में लेना ही मत सर, बात ही खत्म। ठीक है, अगला दिया हुआ है सब्सिडी। ओहो बब्बा, कितनी लड़ाई सब्सिडी को लेके। एकदम सिंपल याद रखना, एकदम सिंपल। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू में माइनस होती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू में माइनस होती है। प्राइवेट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू में माइनस नहीं होती। क्लियर? क्लियर? आप इसके नोट्स बना लेना और मैं भी आपको हैंड रिटन नोट्स कुछ टाइम पीरियड बाद प्रोवाइड करूंगा। बट ध्यान से सुनना सर, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है पहले माइनस नहीं हुई है तो अब कर लो। सर प्राइवेट की सब्सिडी है पहले माइनस हो गई है तो अब ऐड कर लो, क्योंकि माइनस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्राइस लिंक्ड टू सब्सिडी या फिर प्राइस डायरेक्टली लिंक टू द सब्सिडी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट प्राइस में हो चुका है। हो चुका है मतलब माइनस हो चुकी है सब्सिडी, पहले ही माइनस हो चुकी है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो कुछ मत करो, उसको तो माइनस होना ही चाहिए था। बट अगर प्राइवेट की सब्सिडी है और गलती से माइनस हो चुकी है तो उसको वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? सब्सिडी से रिलेटेड हमेशा नीचे जाके नोट्स देखा करो क्या लिखा हुआ है। बात समझ आई? क्लियर हुआ? बैठा है दिमाग में? ये मैंने आपको इंक्लूजन्स पूरे पढ़ाए, इंक्लूजन्स आई होप क्लियर हुए होंगे। अब आती कहानी एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स क्या है सर? सर एक्सक्लूजन्स मतलब सर सरकार बोलती है ये सब चीजें वैल्यू में माइनस हो जाएगी सर। मतलब सरकार ने बोला डिस्काउंट अगर बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई है माइनस कर लो,
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, इसको स्टूडेंट को लेके बहुत डाउट होता है कि सर कौन सा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है। एकदम सिंपल फंडा याद रखना है यार, 3 चीज देखना। सबसे पहला इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, दूसरा आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए, और तीसरा एक और है सर एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये 3 बातें दिखी तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करना, अदरवाइज माइनस मत करना। ये 3 बातें दिखनी चाहिए, 3 में से एक भी बातें मिसिंग है तो आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? 3 बातें, इनवॉइस सेलिंग, आईटीसी रिवर्स्ड और एग्रीमेंट होना चाहिए सर। तीनों बातें लिखी हुई दिखनी चाहिए सर, तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होंगे। ठीक है? नॉन डिडक्टेबल डिस्काउंट मतलब ये डिस्काउंट है बट ये डिडक्ट नहीं होते सर। ईयर एंड डिस्काउंट ये डिडक्ट नहीं होता। इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ सर्कुलर लिखा सर इन्होंने बोला सबसे पहले फ्री सैंपल, इसको तो सप्लाई नहीं मानते, आईटीसी भी नहीं मिलेगी। बाय 1 गेट 1 फ्री, सरकार बोले इसमें हम मानते हैं कि वैल्यू दोनों की इंक्लूडेड है, ये सप्लाई भी है, इसमें आईटीसी मिल जाती है सर। स्टैगर्ड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट ये आप माइनस कर सकते हो, सेकेंडरी डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रहेगा। नो क्लेम बोनस, याद है ना सर, इंश्योरेंस के केस में सिखाया था सर नो क्लेम बोनस मिलता है सर, और सप्लाई चैप्टर में सिखाया हूं, ये माइनस हो जाता है सर। ठीक है सर, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट भेजता है, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है? हाँ सर, ये ऐड हो जाता है, ये आपको पता नहीं चलता है बट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स में ऐड हो जाता है सर। ठीक, इसमें ये एक छोटी सी बात सर, एकदम छोटी सी बात सर, इंडिया में सर रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को प्रमोट करना था, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स की बात करी सर कि बैंक्स को इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि बैंक्स रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को प्रमोट करें। तो अगर आप रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को प्रमोट करने के लिए बैंक्स को इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हो तो इस इंसेंटिव्स पे कोई जीएसटी नहीं है। समझ आया? वैल्यू सप्लाई चैप्टर इतना ही है, आखिरी दिन आप इतना ही टाइम दे सकते हो इसमें, इससे ज्यादा टाइम देने जाओगे तो चैप्टर आगे के छूट जाएंगे सर, बड़े बड़े चैप्टर है आगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। हैंड रिटन नोट्स में बहुत सारी चीजें आने वाली है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।